नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे तो उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास 20 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग को लेकर हंगामा। विशेष समुदाय के लोगों को बेची जा रही थी जमीन। सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंड विधानसभा बना लोक कला और संस्कृति का प्रतीक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की पहल, स्थानीय कलाकारों के सम्मान में उठाया जरूरी कदम। औली में होगा विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्काइंग चैंपियनशिप। 2 अलग अलग स्लोप पर होगी स्काइंग प्रतियोगिता। बर्फ पिघलने के कारण लिया गया फैसला। राजधानी देहरादून में रईसजादों को नंबर प्लेट पर आपत्तिजनक शब्द लगाकर चलना पड़ा भारी। पुलिस ने सीज की गाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। मामला देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ मानी जाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने खरीदा था, जिसके अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के सदर महमूद मदनी हैं। शुरुआत में इस जमीन पर देवबंद की तर्ज पर इस्लामिक शैक्षिक संस्थान बनाने की तैयारी थी, लेकिन आईएमए की आपत्ति के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर यहां मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही है, जिसे देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश भी बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गरमाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला। इस्लामिक शैक्षिक संस्था को लेकर बड़ा खुलासा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, मुस्लिम बस्ती ही सही। महमूद मदनी ने खरीदी थी 20 एकड़ जमीन। देश की सबसे संवेदनशील सैन्य संस्थानों में से एक राजधानी देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास मुस्लिम बस्ती बसाने की खबर से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर यहां मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही है, लिहाजा इससे देवभूमि में डेमोग्राफिक चेंज की साजिश भी माना जा रहा है और इसका इल्जाम जमीयत उलेमा हिंद के सदर महमूद मदनी पर लगा है। दरअसल ये मामला शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं महमूद असद मदनी, जिन्होंने इस जमीन को देवबंद की तर्ज पर देहरादून में इस्लामिक शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए एनडी तिवारी सरकार में हिंदू किसानों से खरीदा था। लेकिन जब इस पर आईएमए ने आपत्ति जताई और कृषि भूमि के लैंड यूज को लेकर बदलने के लिए मामला कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने लैंड यूज बदलने से इनकार कर दिया। साल 2010 में हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जाएगा। यहाँ खेती हो सकती है, लेकिन पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि यदि जमीन को बेचा भी जाता है तो वो भी कृषि भूमि ही रहेगी और बेची गई जमीन से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल भी सामाजिक कामों में होगा। इसके पीछे दलील दी गई कि आईएमए एक संवेदनशील संस्थान है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इसके कैंपस के आसपास ना तो आबादी की बसावट की जानी चाहिए और ना ही कोई कारोबारी गतिविधि संचालित होनी चाहिए। बावजूद इसके कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर ट्रस्ट ने देहरादून के रईस अहमद नाम के एक शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी थमा दी और अब हालात ये हैं कि रईस अहमद ने इस्लामिक शैक्षिक संस्थान की खरीदी गई जमीन पर प्लॉटिंग कर दी है और इसे एक विशेष वर्ग के लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। अब तक इस जमीन को मजर आलम, शहजाद अली, आसिफ, ताहिर खान, अमजद अली, मोहम्मद तारिक, साइल अहमद, मोहम्मद इरशाद अली, सलीम अहमद, नवाब नसीम, मोहम्मद शुएब आदि के नाम पर इस जमीन के बिक्री के बाद दाखिल खारिज भी हो चुके हैं। बता दें कि 20 एकड़ जमीन को पहले 15 लोगों को बड़े टुकड़ों में बेचा गया था और फिर इन 15 लोगों ने 80 लोगों को छोटे छोटे प्लॉट में बेच दिया। खेती की जमीन पर रातों रात सड़कें बिछ गई, बिजली के खंभे गड़ गए और प्लॉटिंग शुरू हो गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर आ गए हैं। जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी साजिश को कामयाब यहाँ होने नहीं दिया जाएगा।
फिलहाल मामला अब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो देखना ये होगा कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में अब लोक कला और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की पहल पर परिसर में नंदा राज जात यात्रा, छोलिया नृत्य, अमन उत्सव और पारंपरिक वाद्य यंत्र और एपण कला पर आधारित पेंटिंग और कलाकृति लगाई गई हैं। इस मौके पर लोक कलाकारों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि ये लोक संस्कृति संरक्षण और स्थानीय कलाकारों के सम्मान में जरूरी कदम है। भराड़ीसैंण गैरसैंण का जो हमारा भवन है वहाँ पर एक फ़ोटो गैलरी हमने अभी शुरू की है। उत्तराखंड के आर्टिस्ट मेरे पास आए थे, पेंटर्स हैं कुछ बच्चे, वो मेरे पास आए थे। तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाएँ, पेंटिंग्स बनवा पाएँ और अपनी फ़ोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाएँ, तो जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। तो मैं और मेरे साथ ही अन्य कलाकार जो हैं वो अभी कुछ समय पहले हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया श्रीमती रितु खंडूरी मैम से मिले और मैम के सामने हमने अपनी विलुप्त होती हुई संस्कृति को और कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करी। तो मैम का बहुत ही सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिला और मैम ने सबसे पहले मुझे हमारी जो रिस्पना में स्थित विधानसभा है वहाँ पर मैम ने मुझे काम दिया और गोल गुम्बज वहाँ पर मैंने एपन से बनाया, जिसकी सभी लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत तारीफ करी। नैनीताल के भवाली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच अब मामले में सांसद अजय भट्ट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर सख्ती से रोक जरूरी है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये दुखद घटना है। जिस तरह से भवाली का केस हुआ है अभी मेरी लोकसभा में, इस तरह से कई जगह केसेज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार ने काफ़ी मेहनत करी है, डेमोग्राफी चेंज ना हो और वास्तव में होनी भी नहीं चाहिए। कहीं पर हम मस्जिद बना दे रहे हैं, कहीं पर हम मंदिर बना दे रहे हैं, कहीं पर हम गिरजाघर बना दे रहे हैं। ये विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ये अवैध होती हैं। तो उस पर हमारी सरकार ने युक्त सम्मत जो कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेस की महिला विंग ने कारगी डंपिंग यार्ड से क्षेत्र में फैल रही दुर्गंध, प्रदूषण और बीमारियों को लेकर हल्ला बोल किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नगर निगम का घेराव किया। महिला कांग्रेस ने डंपिंग यार्ड से कूड़ा उठाकर नगर आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार और नगर निगम की लापरवाही के चलते स्थानीय लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य संकट पर खतरा बना हुआ है। देखिए, धर्मपुर विधानसभा में कारगिल डंपिंग जोन है। काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है कि उसमें दिक्कतें हो रही हैं लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ कि रिहायशी इलाके के बीचों बीच जो डंपिंग जोन बना हुआ है। हम 4 महीने पहले सौरभ थपलियाल जी से मिले, हम उसके बाद डीएम सविन बंसल जी से मिले। पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो लोकल लोग शिकायत कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसको लेके हम लोग कल वहाँ पे जब पहुँचे तो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ था। हम अपने हाथों से ये कूड़ा यहाँ पे जो सौरभ जी हैं, जो मेयर हैं, उनके सामने लेके आए कि हम यहाँ पे 5 थैलियों में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो परेशानी तो बहुत है क्योंकि जो कूड़ा वहाँ डंप कर रहे हैं हमारे को स्मेल आती है। हमारी फैमिलीज है वहाँ, बच्चे हैं, इवन एक फैमिली वहाँ कितनी सारी फैमिलीज हैं और वहाँ पे स्मेल इतनी आती है कि आप नहीं रह सकते। अभी आप देखिए मौसम चेंज होगा और जैसे सर्दियों में भी एक तो वहाँ से जब हम गुजरते हैं तो स्मेल इतनी आती है कि आप नॉर्मल बंदा, तो मैं तो कहूँ जानवर भी नहीं, मतलब कैसे रह रहे हैं वो पता नहीं वहाँ फैमिलीज। और दूसरा ये था कि अभी कल हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे उन्होंने 350 बोला गाड़ियाँ आती हैं और पूरा कूड़ा ऐसे ही फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि आपने अपने सांसद को पिछली बार कब और कहां देखा था? आमने सामने देखा था या फिर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देखा था? क्या आपको आपके सांसद दिख रहे हैं? क्या आपके सांसद आपसे मिलने आ रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए।
ये वीडियो देखा आपने? ये कन्नौज के सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव का है। एक बार आप सोच सकते हैं कि आखिर ये वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों का आखिर उत्तर प्रदेश के सांसद की वीडियो से क्या लेना देना। दरअसल ये वीडियो एक नजीर है, एक उदाहरण है और एक अनिवार्य आवश्यकता है इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की। आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। दरअसल इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अखिलेश यादव अपने क्षेत्र की जनता से मिल रही हैं, उनसे हाथ मिला रही हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए उनकी क्षेत्र की जनता भी उत्साहित दिख रही है। इस वीडियो को देखने के बाद याद कीजिए कि पिछली बार आपने अपने सांसद को बिना किसी प्रोटोकॉल के कब अपने बीच देखा था। वही सांसद जो चुनाव के वक्त आपके लिए जीने मरने की कस्में खा रहे थे। वो सांसद आपके दुख सुख में बीते लोकसभा चुनाव के बाद कितनी बार मिलने आए? क्या आपने उत्तराखंड के किसी सांसद को अपने बीच ऐसे देखा है? क्या आप पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के बाद किसी सांसद से मिल पाए हैं या वो आपसे मिलने आए, आपके घर, आपकी गली मोहल्ले में आए, या फिर आपको भी उनके पीआरओ के जरिए उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है? सांसद जी को तलाशना पड़ रहा है। सांसद जी जब खुद चाहेंगे तभी आपसे मिलने आएंगे, वरना ऐसा मुश्किल है कि आप उनसे जाकर मिल सकें। यही वजह है जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं इस राज्य के उन सांसदों से जो जनता की मेहरबानी से, नागरिकों की कृपा से सांसद तो बन गए लेकिन उसी जनता को भूल गए। यही वजह है कि अखिलेश यादव के इस वीडियो को हम अपने सांसदों के लिए प्रेरणा के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि इस वीडियो के माध्यम से हम सवाल पूछ रहे हैं और शायद ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये सोचें और अपने सांसद से ये सवाल पूछने का साहस दिखा पाएं कि क्यों नहीं चेहरा दिखाते हो सांसद जी। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ऑर्थो वार्ड में भर्ती 12 साल का बच्चा गुलशन पिछले 2 महीने से अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है। अस्पताल प्रशासन की माने तो हरिद्वार निवासी गुलशन उसको उसका बड़ा भाई लेकर आया था। जांघ की हड्डी टूटने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। इलाज के दौरान जब ऑपरेशन हुआ तब से भाई बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर गायब हो गया है। युवक से अस्पताल प्रशासन ने जब संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस से भी मदद ली गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब अस्पताल प्रशासन ही बच्चे की देखरेख कर रहा है। देहरादून के सबसे बड़े जिला अस्पताल जो दून अस्पताल है, वहाँ से एक घटना सामने आई है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। पिछले 2 महीने से 12 साल का बच्चा अपने भाई के इंतज़ार में जो ऑर्थो वार्ड है उसमें इंतज़ार कर रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में, और ये वार्ड नंबर 4 है जो ऑर्थो वार्ड है। और मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा, एक बच्चा है जिसका नाम गुलशन है जो पिछले 2 महीने से अपने भाई का इंतज़ार कर रहा है और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके जांघ की हड्डी टूट गई थी जिसको ऑपरेट कराने के लिए वो यहाँ देहरादून अपने भाई के साथ आया था। भाई के साथ आने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद जो गुलशन का भाई है वो यहाँ से उसको अकेला छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर अब जो नर्सिंग स्टाफ है उनके द्वारा उसकी जो देखभाल है वो की जा रही है। और पिछले 2 महीने से वो अपने भाई के इंतज़ार में यहाँ पर रुका है और अभी तक उसके भाई का कुछ पता नहीं चला है। और जो ये बच्चा है वो हरिद्वार से है। हरिद्वार से यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए देहरादून अस्पताल में लाया जाता है। उसको जांघ की हड्डी है वो टूट गई थी, उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद उसको जो ये वार्ड है उस सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, जो बच्चा है वो ये बच्चा है वो गुलशन, जिसको हरिद्वार से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था और अपने भाई के साथ ये यहाँ पर आया था।
और अभी फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट है वो उसका यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और जो नर्सिंग अधिकारी हैं कुसुम नौटियाल और ऋचा सैनी, उनके द्वारा इस जो 12 साल के बच्चे की जो देख रेख है वो की जा रही है। और थोड़ा जिस तरह से इलाज इस वक्त जो चल रहा है बच्चे का, वो जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बातचीत करेंगे। ऋचा जी, आप बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और भाई यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है, क्या कुछ मालूम? सर, ये पेशेंट आया था हमारे पास, इसका भाई था इसके साथ। तो जब आया था तो 2 दिन इसका भाई था, तीसरे दिन वो चला गया। तो हमें लगा कि बाहर शायद गया होगा खाना वाना लेने। हमने वेट किया, जो हमारे पास नंबर था हमने उस पर कॉल भी किया, उसने नहीं उठाया। तो अगले दिन फिर हमने वेट करके पुलिस कंप्लेन भी भेजी थी। तो फिर पुलिस भी उसकी सर्च कर रही है, बट कुछ पता नहीं चला। तब से हम लोग इसकी देखभाल करते हैं। मैडम, आपके साथ और भी जो नर्सिंग अधिकारी हैं कुसुम जी, उन्होंने और आपने ये जिम्मा लिया है? हमने सारे स्टाफ ने ये जिम्मा लिया है। हमारी इंचार्ज थी, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, पिंकी खान था उनका नाम। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो रहती थी उसके लिए, और बाकी सारा स्टाफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हर शिफ्ट में हर कोई इसकी केयर करता है। कोई पर्टिकुलर स्टाफ ऐसे नहीं है कि एक ही स्टाफ उसकी केयर कर रहा है, सभी लोग उसकी मिलके केयर करते हैं। सब अपने घर से कपड़े लाना, खाना लाना, उसके लिए सब करते हैं। मैडम, आगे अगर जिस तरह से अब ट्रीटमेंट के लिए तो रुका है यहाँ पर गुलशन, इसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा, पूरे स्टाफ ने क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोगों ने एमएस को लेटर दिया है कि इसको मतलब या तो किसी अनाथ आश्रम को या कोई संस्था इसको लेके जाए। तो अभी तक तो कोई सामने नहीं आया इसको ले जाने के लिए, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना है, जिसको माना जाए कि बहुत ही गंभीर ये विषय है कि एक बच्चा, 12 साल का बच्चा अपने भाई के साथ जांघ की हड्डी टूटने के बाद ट्रीटमेंट के लिए दून अस्पताल आता है। दून अस्पताल आने के बाद उसको जब पता चलता है कि उसको अब ले जाने वाला या फिर देखभाल करने वाला कोई नहीं है, नर्सिंग स्टाफ द्वारा जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल भी की जाती है, मगर जब रिस्पांस कोई नहीं मिलता तो पुलिस में इसकी कंप्लेन दर्ज करा दी जाती है। तो अभी फ़िलहाल इस बच्चे की देखभाल यहाँ पर जो दून स्टाफ का नर्सिंग स्टाफ है वो देख रहा है, वो कर रहा है। आने वाले समय में एमएस को यहाँ से एक लेटर भी, जो नर्सिंग स्टाफ है उनके द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है। जो अनाथालय हैं कोई देहरादून में ऐसा, वो इस बच्चे के देखभाल के लिए या फिर केयर टेकर के लिए वो बच्चे को ले जाए यहाँ से। अब देखना होगा आने वाले समय में इस बच्चे के लिए कौन मसीहा बनकर सामने आता है और क्या कुछ इस बच्चे के लिए आगे कदम उठाए जाते हैं। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह। पौड़ी में वन विभाग ने रोजगार सृजन और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें वनाग्नि से होने वाले नुकसान को रोकने पर चर्चा की गई। विभाग ने लीसा दोहन से रोजगार सृजन और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। वहीं इस मौके पर विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि लीसा दोहन सिर्फ वन संपदा संरक्षण का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर भी है। पौड़ी के अंतर्गत ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वास्तव में ये पहली बार देखने को मिला है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि जंगलों को बचाने के लिए और जंगलों से हमको क्या लाभ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ से, खासकर चीड़ का पेड़ जो है हमें रोजगार भी दे सकता है और इससे हमें दुनिया भर के लाभ होते हैं और पर्यावरण से लेके अन्य इससे बहुत सारे लाभ हम समाज को दे सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता के तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। अल्मोड़ा में बीयूएफसी और अल्मोड़ा फुटबॉल एसोसिएशन ने कुमाऊं फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इसमें देश भर से करीब 150 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले पिथौरागढ़, चंपावत और हल्द्वानी में भी आयोजित हो रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बढ़ते नशे की लत से दूर रखना है और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि खेल से युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच मिलती है। बीएफसी हल्द्वानी और अल्मोड़ा फुटबॉल एसोसिएशन अल्मोड़ा के तत्वाधान में ये लीग टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, फुटबॉल प्रतियोगिता, जिसमें 6 टीमों ने प्रतिभाग किया है। और इसकी जो शुरुआत है वो अल्मोड़ा में इसका ओपनिंग होगी और उसके तत्पश्चात इसके बाद ये टीम चंपावत खेलेंगी। चंपावत के बाद देहरादून, पिथौरागढ़, हर जगह ये टीमें प्रतिभाग करेंगी पूरे।
औली में विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्काइंग चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक इस साल 12 से 16 फरवरी तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। स्काइंग प्रतियोगिता को 2 अलग-अलग स्काइंग स्लोप में कराया जा रहा है। इसके पीछे का कारण बर्फ पिघलना बताया जा रहा है। गढ़वाल मंडल करा रहा है और विंटर गेम्स एसोसिएशन रेस को कंडक्ट करेगी। ये 12 से रिपोर्टिंग टाइम है सारी टीमों का, लगभग 17 टीम हमारी आ रही हैं और 16 को क्लोजिंग है। इसमें उम्मीद है कि सीएम साहब आएंगे इसकी ओपनिंग के लिए और लगभग 17 टीम अलग अलग जगह से आ रही है। 200 लोग लगभग पार्टिसिपेशन रहेगा टीमों। नारसिंह गांव के अकबरपुर में स्कूल की जमीन की नपाई के दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थक आमने सामने आ गए। दरअसल यहां नायब तहसील स्कूल की जमीन की नपाई और जल्द ही निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए रिपोर्ट बनाने पहुंचे थे, जिस पर पूर्व प्रधान ने आपत्ति जताई। बता दें कि घंटों चले हंगामे के बाद मामले को शांत कर नपाई का काम पूरा किया गया। शासन के द्वारा जो है अकबरपुर ढांडी में जो है 1550 वर्ग मीटर भूमि जो है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम हुई है, जिसमें जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट सर ने जो है आदेश दिए थे कि उक्त भूमि की पैमाइश करके कब्जा जो है दिला दिया जाए ताकि जो है स्कूल का निर्माण हो सके। आज कितनी भूमि? तो आज ही सर के आदेश के अनुपालन में हमारे राजस्व निरीक्षक जी हैं, हमारे कानून साहब हैं और मैं हूं और अन्य ग्रामवासी गण भी मौजूद हैं मौके पे और उनकी उपस्थिति में जो है हमने जो 1550 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा जो है ग्राम प्रधान जी को दे दिया है स्कूल के नीति। हमने 10 बीघा की कब्जा मुक्ति के कागज हमने दिए थे परिषद से। हम कब्जा मुक्ति के लिए 10 बीघे के लाए थे, लेकिन हमें जो है 2.5 बीघे जमीन दी जा रही है। इसके लिए आगे भी हम प्रयास करेंगे, पहले अपनी नींव रख लें। तो आज नींव रखी जाएगी, आज कब्जा मुक्ति करा दी नींव रखने, कल या परसों से जब भी नींव रखी जाएगी। ऐसे लाड प्यार का क्या फायदा जो सड़क चलते लोगों के लिए आफत बन जाए। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है। यहाँ एक रईसजादे नाबालिग ने नंबर प्लेट की जगह पर आपत्तिजनक शब्दों को लिखा हुआ था। गली मोहल्लों में शोर मचाते हुए जाना इसका शौक था। हालांकि जैसे ही इसकी भनक दून पुलिस को लगी तो पुलिस ने रईसजादे की अकल को ठिकाने लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नंबर प्लेट पर आपत्तिजनक शब्द, रईसजादों को नहीं पड़ता फर्क। ये रईसी है या नासमझी। पुलिस को जब लगी खबर, ठिकाने लगी रईसजादों की अकल। गौर से देखिए इस सफेद रंग की गाड़ी को। पहली नजर में आपको ये देहरादून की सड़कों पर दौड़ती आम कार लगेगी, लेकिन जरा ठहर जाइए और कुछ सोचने से पहले इस कार की नंबर प्लेट पर नजर दौड़ाइए। ये है रईसों की रईसजादी। इस काली नंबर प्लेट पर जो लिखा है उसे पढ़कर आपको भी शर्म आ जाएगी। उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि गाड़ी का स्टीयरिंग नाबालिग रईसजादे के हाथ में है, जिन्हें नियम कायदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम कानून इनकी शान में गुस्ताखी होती है। इस गाड़ी के वीडियो कई सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज आवाज में म्यूजिक, ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग घुमाता नाबालिग चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर लटकते और सेल्फी लेते अपने साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। गाड़ी वही काली नंबर प्लेट पर लिखे आपत्तिजनक शब्द और एक घर के करीब से गुजर रही है। म्यूजिक हाई है क्योंकि सिर पर रईसजादी का भूत है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो रईसजादों की अकल को ठिकाने लगाने में वक्त नहीं लगा। बता दें कि मामला जैसे ही एसएसपी के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने फौरन ही पुलिस टीम को गाड़ी और उसके मालिक को ढूंढ निकालने के लिए आदेश दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि गाड़ी देहरादून की ही है और गाड़ी चलाने वाला नाबालिग है, यानी जिसके पास ना तो लाइसेंस है, ना उम्र और ना ही सड़क पर चलने की तमीज तहजीब। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को सीज कर दिया है। इसमें मामला पूरा ये था कि 8 तारीख की एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाहन चलाया जा रहा है, जिसमें उसकी नंबर प्लेट जो है पूरी तरह कवर करके उसमें कुछ गलत शब्द लिखे हुए थे और वो तेज़ वॉल्यूम में गाड़ी चलाते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए किसी गली मोहल्ले से निकल रहा था।
तो संज्ञान जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और उस गाड़ी का पता लगाया, स्कूल में जाके सारी डिटेल पता कराई। तो पता चला कि फेयरवेल पार्टी के बाद कुछ लड़के उसको गाड़ी को लेकर निकले थे और नाबालिग लड़के थे। तो गाड़ी का पता लगाया गया और गाड़ी के जो ओनर थे उसके पेरेंट्स, गार्जियंस और उस नाबालिग व्यक्ति को थाने बुलाया गया। थाने में लड़की की काउंसलिंग करी गई और MV एक्ट के तहत गाड़ी का चालान किया गया और पेरेंट्स को हदायत दी गई कि इस तरह की कोई जो गलत चीज़ें लोग गाड़ी में लिख देते हैं वो ऐसा ना किया जाए। ये घटना उन रईसजादों के लिए सबक है जो नियम कायदों को रईसी के आगे कुछ नहीं समझते, लेकिन ये उनकी नासमझी है क्योंकि कानून सबके लिए एक है। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर में हाल ही के दिनों में भारी वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होने के बाद SSP मणिकांत मिश्रा सख्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि ग्राम ब्रह्मनगर और ढकिया नंबर 1 में डंपर की टक्कर से 2 लोगों की मौत के बाद SSP ने ढकिया और कई गांव का निरीक्षण किया। गांव की छोटी बड़ी सड़कों का उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सभी छोटी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, PWD से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दिनेशपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आए हैं। यहाँ शादी का घर देखते ही देखते थाने के माहौल में बदल गया। बता दें कि शादी के मंडप पर पुलिस से लेकर पहली पत्नी ने पहुंचकर आरोप लगाया कि उसका पति उसे धोखे में रखकर दूसरी शादी कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अब फैसला कोर्ट में होगा। रुड़की के सोलानी पुल जर्जर हालत में है और इस वजह से लोग सवाल भी उठा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल बने हुए कुछ ही वक्त हुआ है और अब उस पे गड्ढे नजर आ रहे हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 4 साल में 3 बार पुल जगह जगह से धंस रहा है, जो NHAI के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। हालांकि एहतियात के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। के दोनों ओर जो नए बाईपास बने हैं की क्वालिटी पहले से ही बहुत घटिया रही है। कई बार टूटने के मामले सामने आए, कई बार ट्रैफिक डाइवर्जन भी करना पड़ा, लेकिन NH के जो अधिकारी हैं उनकी नींद पता नहीं क्यों नहीं टूट रही है। जब मेंटेनेंस तक पे कंपनी का काम मेंटेनेंस तक करने का भी है तो उस पर कार्रवाई करने में और उसको तत्काल देखने में, उनकी रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इतने घटिया क्वालिटी के निर्माण हमने अब तक भारत में अगर कहीं भी देखेंगे तो इतने घटिया कभी नहीं हुए। रुद्रपुर के मेट्रोपॉलिसी मॉल में पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि छापा मार कार्रवाई इस्पात सेंटर पर की गई है। इस दौरान इस्पात सेंटर चालक मौके से फरार हो गए। बता दें कि यहां टीम ने नियमों की अनदेखी और दस्तावेजों में कमी मिली और उस पर एक्शन लिया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों और इस्पात सेंटर चलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कईयों का चालान भी काटा, साथ ही बंद करने की कार्रवाई भी की। इंस्पेक्टर ने कहा है कि ये अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश है। ये हमेशा यहाँ पर शिकायत मिल रही है कि मॉल में नाबालिग लड़कियों को रखा गया है, पुलिस सत्यापन नहीं है और कई अनियमितताओं के संबंध में बार बार शिकायतें आ रही हैं। इसमें हमने आज SSP साहब के निर्देशन में यहाँ पर छापामारी करी और फिलहाल यहाँ पर कई अनियमितताएं पाई गई हैं और जो मौके पर मिले हैं उनके हमने चालान किया है। कुछ यहाँ पर जो इस्पा हैं वो हमको पुलिस से आने से पहले ही बंद करके चले गए हैं। फिलहाल सबको हमने बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जब तक इनका पूरा SOP का पालन नहीं करेंगे तब तक के लिए बंद करने के आदेश दिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास 20 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग को लेकर हंगामा। विशेष समुदाय के लोगों को बेची जा रही थी जमीन। CM धामी ने दिए जांच के आदेश। ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंड विधानसभा बना लोक कला और संस्कृति का प्रतीक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की पहल।
स्थानीय कलाकारों के सम्मान में उठाया जरूरी कदम। औली में होगा विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्काइंग चैंपियनशिप। 2 अलग अलग स्लोप पर होगी स्काइंग प्रतियोगिता। बर्फ पिघलने के कारण लिया गया फैसला। राजधानी देहरादून में रईसजादों को नंबर प्लेट पर आपत्तिजनक शब्द लगाकर चलना पड़ा भारी। पुलिस ने सीज की गाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।